भूपेश जी ने तो थोड़ा गोल गोल घुमा दिया बात। इन्होंने बातें बहुत कही, लेकिन क्या कही। तो इन्हीं बिंदुओं पर होंगी। मैं आमंत्रित करती हूँ ऋषिकेश सूरज जी को मंच पे। किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ। मिली ऐश्वर्या जी को, प्रकाश उदय जी हमारे बीच हैं, प्रकाश उदय जी को, वंदना राव जी को, राकेश मंजुल जी को, हमारे प्रिय रविंद्र भारती जी को, और मंच का संचालन अब मैं विनोद अनुभव जी को सुपुर्द करूँगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप आए और ये भार मुझसे लेकर के खुद ग्रहण करें। अनहद जब हम बोल रहे हैं तो हम सामूहिक चेतना को भी एड्रेस कर रहे हैं। हम बिल्कुल एकल होकर समाज में, भले ही आज के समय की डिमांड है कि हम एकल होकर सोचें, लेकिन एकल होकर चिंतन नहीं किया जा सकता है। आप अकेले बंद कमरे में बैठकर कुछ चीज़ों की कल्पना कर लें और सोचें कि उससे हमने साहित्य रच लिया, वो नहीं होता है। उसमें आपका पूर्व और आने वाला समय भी, आने वाला भविष्य भी, उसका भी समावेश होता है। इस लिहाज से अनहद एक इमेंस पॉसिबिलिटीज़ की घटना हो सकती है, और वो घटना समावेशी घटना है। मेरे लिए अनहद का अर्थ समावेशी होना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक साथ एक समय पे एक बहुत सकारात्मक अंदाज में अपने साहित्य में उतारना है। ये मुझे लगता है बातचीत की शुरुआत में एक परिचय की औपचारिकता होती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि सारे चेहरे इतने जाने पहचाने हैं कि परिचय की ज़रूरत, परिचय में समय हमने नहीं गंवाया और सीधे बातचीत शुरू कर दी। आप हमारे साथ मिली जी हैं। मिली जी पेंगुइन, मिली जी से परिचित भले ही ना हो, पेंगुइन से हम सब परिचित हैं। पूरा भारत, बच्चा जन्म लेता है वो पेंगुइन के साथ होता है। तो मिली जी हमारे साथ हैं, और जिस तरीके वंदना जी ने जो बातें कही, सामूहिकता, तो ये जो हमारा अहद अनहद शब्द, इसको आप कहाँ किस तरीके से देखते? धन्यवाद। मेरे लिए एज अ पब्लिशर, एज अ प्रकाशक, मैं एक तो पहले ये सोचती हूँ कि जो हम पब्लिश करते हैं, जो किताबें हम लाते हैं, वो कितनी डाइवर्स है, तो एक जो अनेकता, क्योंकि इंडिया जैसे हमारा कंट्री है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है हर रीजन की, सब लैंग्वेज बदलता है, इश्यूज बदलते हैं थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे। तो हम क्या वो सब अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? तो जब हम पब्लिश करते हैं तो हम ये सब बातों के बारे में सोचते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा इतना रिच कल्चर और ट्रेडिशन है। और आजकल एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि ट्रांसलेशंस बहुत अच्छे कर रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रांसलेशंस में, लैंग्वेजेस में। तो इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी है। हमारी जो बुकर विनर किताब है गीतांजलि श्री की, हिंदी में थी, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। रवि पेरुमल मुरुगन की किताब जो है नॉवल पायर, वो भी तमिल की किताब है ओरिजिनली, और अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पूरी दुनिया पढ़ रही है उसको। तो आई थिंक ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक लिटरेचर एंड स्टोरीज ऑल्सो यूनाइट पीपल। किया है, सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहे हैं। दर्शन का मामला, ये अलग अलग विधाओं में पूरे अधिकार के साथ इनकी सक्रियता दिखती है, ये पीछे नहीं रहते हैं। ये विषय मुझे लगता है कि मौजूद है, इन पर इनसे थोड़ा विस्तार से सुना जाए। राकेश जी। धन्यवाद विनोद जी। हम आज जिस सेशन में हैं, उस सेशन में कल से ही कुछ बातें शुरू हुई और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ख़ास हैं। उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से ही लोगों ने इस बात को समझना शुरू किया कि ये अहद अनहद क्या है। हम भाषाई स्तर पर गए, हम वैचारिक स्तर पर गए, हम उसे स्वीकारने के स्तर पर गए, संवेदना के स्तर पर गए। अभी जैसा
वंदना जी ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, बहुत बहुत बेहतर कहा उन्होंने, क्योंकि हम सबके बीच में एक सक्रिय लेखिका के रूप में, एक उपन्यासकार के तौर पर हैं वो, और एक उपन्यास उनका बिसात पर जुगनू संभवतः मैंने कुछ अर्से पहले देखा था। उसकी रचना प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही थी, और मैं वही, चूंकि टॉपिक जो है वो चिंतन और साहित्य है, और शुरुआत में ये बात प्रकाश उदय जी ने कही कि हमारे पास समय कहाँ है। जिस वंदन जी ने कहा कि समय जो है वो एकांगी नहीं होता, ये बात सही है। दरअसल है क्या कि हर रचनाकार की रचना प्रक्रिया ही उसके लिए अनहद होती है, और उस अनहद को वही सुन पाता है। वो अपने विस्तार में जब जाता है, उस रचना प्रक्रिया की चीजों को देखता है, तब वो अहद करता। अहद का एक मतलब संकल्प भी होता है। हमारे यहाँ लोक भाषा में अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने अहद किया, और अहद का एक मतलब जब संकल्प होता है, तो वो संकल्प जब आपको अनहद तक ले जाता है, आप उस संकल्प के प्रति इतने ज्यादा विचारवान तरीके से लग जाते हैं कि आप उस संकल्प की ध्वनि को आत्मसात करने लगते हैं। वो अनहद है, और वही अनहद आपको प्रेरित करता है बार 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 कि आप उस रचना को लिखें। चिंतन को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो बात चिंतन की है कि चिंतन का समय कहाँ है, ये सच है। वी आर सराउंडेड बाय द स्क्रीन्स। हमारी कल्पनाशीलता नष्ट हो रही है। हम फिक्स हैं, हमें पता है कि हमें जो दिखाया जा रहा है उसी को देख रहे हैं। ये जो चिंतन का दौर है, ये जो समय है, समय इसलिए खतरनाक है। समय सांस्कृतिक रूप से आपको बराबर उसमें आपकी धारा पर हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए खतरनाक है। हर राजनीतिक समय खतरनाक होता है, लेकिन अंतरधारा में जब सांस्कृतिक चेतना होती है तो वो समय को चुनौती दे देती है, और वो समय जो तत्कालीन समय में बनता है भरभरा के गिर जाता है, बचता ही नहीं। और ये अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रही और चलती रहेगी। तो इसलिए किसी समय से नहीं घबराना। घबराना इस बात से है कि हम अपने चिंतन में उस साहित्य को रच पा रहे हैं या नहीं रच पा रहे हैं। हम अपने चिंतन में उस साहित्य की रचना प्रक्रिया का अनहद सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। हम उस अनहद को सुनने के लिए ईमानदार हैं या नहीं हैं। तभी साहित्य सत्य की तरफ बढ़ेगा। साहित्य और सत्य से सीधा वास्ता है। सत्य वो नहीं होता जो लोग देखते हैं, सत्य वही होता है जो रचनाकार देखता है। और रचनाकार अगर बेईमान हो गया तो पता नहीं कितने लोगों को असत्य दिखा देगा, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। मैंने अभी सामने मेरे त्रिपुरारी जी बैठे हैं, माधोपुर का घर, अभी उनका उपन्यास आया, मैंने पढ़ा। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उनसे कहा भी था, मैं पूरा नहीं पढ़ सका, लेकिन एक संवेदनशीलता इस बात से है उपन्यास में, जो बात अभी वंदना जी ने कही कि हम पुरानी धरोहरों से प्रेरित होते हैं। वंदना जी ने कहा कि मैं 2 समाचारों से प्रेरित हुई थी। एक समाचार ये था कि बामियान में बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी गई, और दूसरा समाचार ये था कि चीन की एक लड़की वहां जाना चाहती थी। मेरे ख्याल में आपने ऐसा कहा था, एक ने कहा रॉन्ग। त्रिपुरारी जी के यहाँ जो सूत्रधार है, मनुष्यों के बीच में एक कुत्ता है जिसके अपने ऑब्जर्वेशन है, जो ठहरते हुए घर को देख रहा है, और उसका अपना अनहद है जो रचनाकार के माध्यम से सामने आ रहा है। अनहद वो है, अनहद यहीं से डिस्क्राइब होता है। अनहद वो था जिसके बारे में कल रघुराय जी ने एक छोटी सी बात कही थी कि जो बीट हम मिस करते हैं,
जो लगातार तरंगित होते हुए जो धड़कन है हमारी, उसके बीच में एक स्पंदन जो हम मिस करते हैं, दरअसल वही उनके विजुअल फ्लिक का वक्त होता है, वही क्षण होता है जिसमें उस पीस जो मिस्ड बीट है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। अनहद वहाँ से पकड़ा जाता है। अहद तो हमें करना है, हम करेंगे उस अनहद को सुनने के लिए। अब इसमें वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बाद जब अनहद हो जाता है तब उसके बाद मार्केटिंग का काम वो मिली जी नहीं है, तो वो मार्केटिंग है। अब अनहद और अहद और अनहद की अगर मार्केटिंग भी है तो वो खतरनाक समय है, वो समय खतरनाक है जब आप मार्केटिंग पर डिपेंडेंट हो गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चिंतन और साहित्य को इसी स्थिति में देखना चाहिए कि चिंतन अगर विचार प्रेरित है, विचार से आरोपित है, तो वो चिंतन ठीक नहीं है। लेकिन वो चिंतन जो मुक्त है, छंद की तरह है, स्वच्छंद है, वो चिंतन अनहद तक ले जाएगा आपको। मैं अपनी बात बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी। ये आपने जो जहाँ से अंत की, हम वहीं से बात कर शुरू करना चाहेंगे। आपने कहा चिंतन विचार से प्रेरित ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें ईमानदारी से सामने आती हैं। सही बात है। मुझे लगता है कि चिंतन बनाने की चीज़ भी नहीं है, चिंतन क्रिएट नहीं होता है। चिंतन कहीं ना कहीं हमारी स्मृतियों से आता है। हम जिस समाज में रह रहे होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, जो हम बचपन से देख रहे होते हैं, जो बचपन से हम जी रहे होते हैं, चिंतन कहीं ना कहीं वहीं से हमारे मन में तैयार होता है और वो चिंतन बनता है, जिसके बाद हम अपनी रचना प्रक्रिया में उसे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये बहुत दावे, जब भी हम चिंतन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चिंतन को बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ को तैयार करने, ये लिखें, इस चिंतन के साथ लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा, तो चीज़ें फिर ईमानदार नहीं रह पाती। कल एक मजेदार रघुराय जी का वक्तव्य, कल मुझे लगता है कि इस अहद अनहद कार्यक्रम के लिए एक एसेट के रूप में हो सकता है। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, उन्होंने एक और मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था किसी रचनाकार के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी स्मृतियाँ होती हैं। उन्होंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया था कि ये जो मेमोरी है वो उसका सबसे बड़ा खतरा होता है, ये उसके मौलिकता को प्रभावित करता है। हम लोग बात कर रहे हैं कि चिंतन हमारा जो है वो स्मृतियों से क्रिएट, स्मृतियों से ही बनता है। स्मृतियां हमारे मन में, यदि हमने जो बचपन में नानी से जो कहानियां सुनी, दादी से जो कहानियां सुनी, दादा को जिस तरीके से चलते देखा, दादा को बात करते देखा, तो वो फिर हम किस तरीके से अपने आप को सम्मिलित कर पाएंगे। रघुराय जी, लेकिन उनकी बात भी हम काट नहीं सकते हैं। स्मृतियां कहीं ना कहीं हमें मौलिक होने से रोकती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। हम उस तरीके के हो, एक रचनाकार के लिए स्मृतियां या चिंतन किस तरीके से उसे समृद्ध करता है और किस तरीके से उसके लिए सीमा बनता है। हम लोगों ने देर से शुरू किया है, तो धर्म है हम लोगों का कि जल्दी ख़त्म करें। तो मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करता हूँ। एक तो कबीर को याद करता हूँ कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताके मता अगाध। हम इस फेरे में न पड़ें कि स्मृतियाँ हमारे काम की हैं, कि स्मृतियाँ हमारे काम की नहीं हैं। हम ये ज़रूर देखें कि कितना हम उनसे बंध जाते हैं, कितना हम उन्हें पार कर पाते हैं। और याद रखें कि दुनिया में सिर्फ चित्त नहीं है, पट नहीं है, करवट भी है, दाहिने करवट भी है, बाईं करवट भी है, और उतने पर ही हद नहीं है। इतने आसन हैं
कोरियोग्राफी का एक पूरा व्यापार है, न जाने कितने स्टेप्स हैं, नाटू नाटू में बहुत सारे। तो हमें लगातार ये देखना है कि सिर्फ चित नहीं, सिर्फ पट नहीं, इतने पक्ष हैं हमारे पास। और हमें, अगर हम साहित्यकार हैं तो हमें मरना है, हमें टूटना है, हमें हर रचना के साथ मर जाना है, हर रचना को मार देने में पर्यवसित कर देना है, बंध नहीं जाना है उससे। और ये अगर हमारे मन में है तो हम इन चीज़ों पर बहुत नहीं पड़ेंगे। स्मृतियाँ हमें मारती भी हैं, स्मृतियों को हम भी मारते हैं। और ये रह गया राम रावण का अपराजेय समर, ये समर अपराजेय है। और यही न जीतना न हारना, निरंतर लड़ते रहना, निरंतर प्रक्रिया में होना, निरंतर गति में होना, यही जरूरी मुझे लगता है। इतने पक्ष हैं इसके कि मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि ये नहीं समेटा, वो नहीं समेटा। लेकिन मुझे भी याद रखना है और आप सबको याद रखना है कि हम लोग देर से पंगत में बैठे हैं और हम पर जल्दी खा के उठने का दबाव है। नहीं, आपको मिल रहा है सवा 11 जी धन्यवाद। ये प्रकाश उदय जी ने तो थोड़ा गोल गोल घुमा दिया बात। हाँ, इन्होंने बातें बहुत कही, लेकिन क्या कही। हाँ, तो लेकिन वो इनकी बातों को जो था, वो कुछ बातें जो गोल गोल होती हैं ना, वो सबकॉन्शियस में रह जाती है। वो आपको हो सकता है हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद याद आए कि उदय जी ने ये बातें कही। इन बातों की खासियत है, सीधी बात होती है कि सीधे अटैक करती है, सीधे समझाती है, उसके बाद वो तय कर देती है। वंदना जी, आपको सीधी करने के लिए जी, तो मैं इस बात से वो गोल गोल वाली बातों से सहमत हूँ। लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं कि स्मृतियाँ या मेमोरीज हमें रचनात्मक होने से रोकती हैं। बिना स्मृतियों के, बिना मेमोरीज के आप रचनाकार नहीं हो सकते हैं। और मैं हर बार जहाँ भी ये बात चलती है तो मंजूर एहतशाम जी का जिक्र करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने उनसे कहा था कि एक मेरी कहानी थी, जो मेरी फर्स्ट कहानी थी, झगड़ा। तो लोग, किसी ने मुझसे पूछा, किसी बड़े साहित्यकार ने, अरे तुमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत झगड़े से की। और उसको काफ़ी डिस्पैरेजिंग ढंग से उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऐसा लिखा। और उसमें एक हस्बैंड वाइफ के एक रात की कहानी थी, जो रात भर झगड़ा चलता और सुबह चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सभी को लगता है कि जब आप लिख रहे हैं, ख़ासतौर से कहानियाँ या उपन्यास, तो ये आपका ज़रूर फेल्ट एक्सपीरियंस है। तो यहीं पर दो बातें सामने आती हैं कि फेल्ट एक्सपीरियंस कुछ तो होता ही है, जो मंजूर एहतशाम कहते थे कि कमबख्त हर बार जब लिखता हूँ तो अपने अंदर से थोड़ा बहुत निकाल कर ही रचता हूँ, उसके बिना नहीं चलता। हो सकता है आपके जीवन का एक डायलॉग, एक कोई जेस्चर, एक कोई असर, एक कोई इंटरैक्शन आपके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, जो हो सकता है बचपन में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हों, जो मेमोरी बैंक में स्टोर्ड रहती हैं, वो निकलती है 30 सालों बाद। तो ऐसा नहीं है, हर रचनाकार कहीं ना कहीं अपने को खंगालता रहता है और उसमें उसकी मेमोरीज ही मदद करती हैं। और बिना मेमोरी के, मुझे याद नहीं आ रहा अभी किसने कहा है कि बिना मेमोरी के तो इंसान भी मर जाएगा और देश तो ख़त्म ही हो जाएगा, देश के लिए कोई संभावना बचती नहीं। तो मेमोरीज तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के मुखिया के लिए या परिवार के बच्चे के लिए भी। वही उसको जीवन जीने का उसको आत्मबल देती है।
जहाँ तक चिंतन की बात है, आपने ये बात सही कही कि जहाँ हमारा लालन पालन होता है, जो हमारा परिवेश रहता है, उससे हमारा बहुत बार चिंतन प्रभावित होता है। पर मैं ऐसे उदाहरणों को भी जानती हूँ जो एक ख़ास तरह से पले बढ़े और फिर अचानक जाके उनकी चिंतन में बदलाव हुआ, वो बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगे और विचारधारा, जैसे आप कह रहे हैं कि चिंतन को हम ज़्यादातर विचारधारा से जोड़ते हैं, तो विचारधारा से ना जोड़कर विचार से जब हम जोड़ते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें बेहतर बनती हैं, चाहे वो रचनाकार हो, चाहे वो व्यक्ति हो।